शेक्सपियर की अमर प्रेम कहानी रोमियो और जूलियट का संपूर्ण इतिहास। विलियम शेक्सपियर का रोमियो और जूलियट केवल एक नाटक नहीं है, बल्कि यह प्रेम, बलिदान और नियति की एक सार्वभौमिक गाथा है जिसने सदियों से मानव हृदय को मोहित किया है। बावजूद 1990 के दशक के मध्य में अपने पहले प्रदर्शन के बाद से यह शेक्सपियर के सबसे लगातार लोकप्रिय नाटकों में से एक रहा है। ये जुनून से भरे प्रेम को पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक दबावों की पृष्ठभूमि में मार्मिक रूप से चित्रित करता है। इसे पश्चिमी साहित्य में रोमांटिक प्रेम का सबसे प्रेरक उत्सव माना जाता है। रोमियो और जूलियट स्टार क्रॉस्ड लवर्स के प्रतिनिधि बन गए हैं, जिनकी कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। इस प्रस्तुति में हम इस अमर कहानी की गहराई में उतरेंगे, इसकी प्राचीन जड़ों से लेकर शेक्सपियर के अद्वितीय योगदानों तक, एलिजाबेथन युग के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से लेकर इसके स्थायी प्रभाव और आधुनिक रूपांतरणों तक। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो ज्ञान से भरपूर और मनोरंजन से परिपूर्ण होगी। इस नाटक की स्थायी अपील इसकी भावनात्मक गहराई और मानवीय अनुभवों के यथार्थवादी चित्रण में निहित है, जो इसे केवल एक ऐतिहासिक नाटक न बनाकर एक कालातीत गाथा बनाता है। ये मानवीय अनुभवों के मूलभूत पहलुओं को छूता है, प्रेम की तीव्र भावना, बाधाओं का सामना करना और परिवार या समाज की अपेक्षाओं से संघर्ष, जिसे ये किसी भी युग या संस्कृति के दर्शकों के लिए संबंधित महसूस होता है। प्रेम की प्राचीन जड़ें। शेक्सपियर से पहले की कहानियां, रोमियो और जूलियट की कहानी शेक्सपियर का मौलिक आविष्कार नहीं थी। इसकी जड़ें कई सदियों पहले की है। ये दुखद प्रेम कहानियों की एक लंबी परंपरा का हिस्सा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। ओविड की पायरेम्स और थिस्बे, एक दुखद प्रेम की नींव, इस कहानी की सबसे पुरानी ज्ञात जड़ों में से एक रोमन कवि ओविड के प्रसिद्ध कार्य मेटामॉर्फोसिस में मिलती है, जो 8 ईस्वी पूर्व की है। पायरेम्स और थिस्बे की कहानी रोमियो और जूलियट के साथ कई समानताएं साझा करती है। दोनों कहानियों में युवा प्रेमियों को उनके परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के कारण शादी करने से मना किया जाता है। पायरेम्स और थिस्बे एक दीवार में एक छोटी सी दरार के माध्यम से गुप्त रूप से संवाद करते थे, जो उनके गुप्त प्रेम का माध्यम बन जाता है। उनकी कहानी में भी गलतफहमी के कारण हुई त्रासदी और अंततः दोनों प्रेमियों की आत्महत्या शामिल है। पायरेम्स थिस्बे के खून से सने घूंघट को देखकर उसकी मृत्यु मान लेता है और अपनी जान ले लेता है, और थिस्बे पायरेम्स को मृत पाकर उसी तलवार से खुद को मार लेती है। शहतूत के पेड़ के जामुन का रंग सफेद से लाल होना उनके भयानक भाग्य का प्रतीक बन जाता है। शेक्सपियर इस कहानी से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने इसे स्कूल में लैटिन में पढ़ा होगा और उन्होंने इसे अपने नाटक ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में हास्य प्रभाव के लिए भी इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने रोमियो और जूलियट के आसपास ही लिखा था। पायरेम्स और थिस्बे की कहानी और रोमियो और जूलियट की कहानी के बीच समानताएं, दुश्मन परिवार, गुप्त प्रेम, गलतफहमी, आत्महत्या केवल संयोग नहीं है। ये एक अंतर्निहित मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो समाज द्वारा लगाए गए बाधाओं के बावजूद प्रेम के लिए संघर्ष करती है और अंततः बलिदान करती है। ये एक सार्वभौमिक आदि प्रारूप या कथात्मक पैटर्न है जो समय और संस्कृतियों में गूंजता है। ये सुझाव देता है कि प्रेम की शक्ति और उसके लिए किए गए बलिदान की कहानियां हमेशा मानव अनुभव का एक मार्मिक हिस्सा रही है, और शेक्सपियर ने इसी आदि प्रारूप का उपयोग किया। इतालवी और फ्रांसीसी संस्करण। मारियो टोहनोजा से लेकर दा पोर्टो, बैंडेलो और बोइस्टुआ तक ओविड के बाद कहानी मध्यकालीन यूरोप में विभिन्न रूपों में फिर से सामने आई। वल्ज़ाव नारिडाक में दांते ने अपने पर्गेटोरियो में वेरोना के मोंटेगी और कैपेलेटी के बीच चल रहे झगड़े का उल्लेख किया था, जो बाद में मोंटेग्यू और कैपलेट के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहानी का एक शुरुआती इतालवी रूप हीनकोड 76 में मासुचियो सालेर्निटानो द्वारा मारियोटो ओर्गानोजा नामक एक लघु कहानी में दिखाई दिया। यह कहानी बाद के कई रूपांतरणों के लिए एक नींव बनी। लगभग हिज फेवरेट थ्रीड में लुइगी दा पोर्टो ने इस कहानी को नोवेला नोवामेंटे रिट्रोवाटा जूलियटा ए रोमेओ के रूप में फिर से लिखा, जो मिले पैशन थिर्सेजरियन में वेरोना में प्रकाशित हुई। ये संस्करण नामों को लोकप्रिय बनाने और कहानी में कई प्रमुख विवरण जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण था, जैसे गुप्त प्रेम और विवाह, सहायक नर्स,
रोमियो का हत्या के दंड से बचना और फ्रायर की औषधि। Il Bersaglio में माटेओ बैंडेलो ने अपनी नोवेले में कहानी का एक और प्रभावशाली संस्करण प्रकाशित किया, जिसने इसे और भी व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। बैंडेलो का काम स्वयं दा पोर्टो की कहानी से प्रेरित था। ओम्ट्रे फिजी नाइट में पियरे बोइस्टुआ ने बैंडेलो के पाठ का एक फ्रांसीसी अनुवाद हिस्टोरियस ट्रेजिकस में प्रकाशित किया। बोइस्टुआ ने कहानी में अधिक रोमांचक विवरण जोड़े और प्रेमियों की मृत्यु के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। उन्होंने रोमियो को जूलियट के जागने से पहले मरने का विकल्प चुना, जैसा कि शेक्सपियर बाद में अपने संस्करण में करेंगे। यह परिवर्तन, जहां रोमियो जूलियट के जागने से ठीक पहले मर जाता है, एक दुखद विडंबना पैदा करता है जो दर्शकों के लिए हृदय विदारक है, और यह बाद में शेक्सपियर की नाटकीय पसंद को सीधे प्रभावित करेगा। सालेर्निटानो से दा पोर्टो, फिर बैंडेलो, बोइस्टुआ और पेंटर तक की प्रति केवल स्रोतों की एक सूची नहीं है, यह अनुकूलन की एक स्पष्ट श्रृंखला है। प्रत्येक लेखक ने आविष्कार करने के बजाय एक मौजूदा लोकप्रिय कथा ली और उसे फिर से बताया, अक्सर विशिष्ट परिवर्तन किए। यह साहित्य में एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति को प्रकट करता है, जहां लोकप्रिय कथाओं को लगातार बाद की पीढ़ियों और संस्कृतियों द्वारा पुनर्व्याख्यायित और पुनर्रचनायित किया जाता है, बजाय इसके कि उन्हें शून्य से बनाया जाए। यह प्रक्रिया कहानियों को प्रासंगिक और सुलभ बने रहने की अनुमति देती है, सामूहिक सांस्कृतिक स्मृति पर निर्माण करते हुए नई कलात्मक संवेदनशीलता के अनुकूल होती है। आर्थर ब्रुक की द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, शेक्सपियर का सीधा स्रोत। यम पावर 62 में प्रकाशित आर्थर ब्रुक की लंबी कथा कविता द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट शेक्सपियर के नाटक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सीधा स्रोत थी। यह रोमियो और जूलियट की कहानी का पहला अंग्रेजी संस्करण था। ब्रुक की कविता एलिजाबेथन पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय थी और इसके कई पुनर्मुद्रण हुए। ब्रुक ने अपनी कविता को मैटियो बैंडेलो के इतालवी नोवेले पर आधारित होने का दावा किया, लेकिन अधिक संभावना है कि उन्होंने पियरे बोइस्टुआ के फ्रांसीसी अनुवाद का उपयोग किया। यम 166 में विलियम पेंटर ने अपनी कहानियों के संग्रह द पैलेस ऑफ प्लेजर में रोमियो और जूलियट का एक गद्य संस्करण भी छापा। शेक्सपियर ने ब्रुक से भारी उधार लिया। यह मौलिकता की कमी का संकेत नहीं है, बल्कि उस समय की एक सामान्य प्रथा थी। तथ्य यह है कि ब्रुक की कविता एलिजाबेथन पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय थी और कई पुनर्मुद्रण का आनंद ले रही थी। इसका मतलब है कि शेक्सपियर एक ऐसी कहानी के साथ काम कर रहे थे जो उनके दर्शकों के लिए पहले से ही परिचित और प्रिय थी। यह एक रणनीतिक निर्णय को इंगित करता है। एक जात कथानक का उपयोग करके शेक्सपियर अपनी रचनात्मक ऊर्जा को चरित्र विकास, काव्यात्मक भाषा और नाटकीय संपीड़न पर केंद्रित कर सकते थे, ये जानते हुए कि दर्शक पहले से ही कथात्मक चाप में निवेशित थे। ये उनके नाटकीय कौशल का एक प्रमुख पहलू है, मौजूदा सामग्री को कुछ गहरा, नया और प्रभावशाली बनाना। इन शुरुआती कहानियों में प्रेमियों का अलगाव, कठोर माता पिता और उपयोगी नींद की दवाएं जैसे सामान्य विषय वस्तु मौजूद थे। तालिका, रोमियो और जूलियट की कहानी का साहित्यिक वंश वृक्ष। काल, कृतिलेख। योगदान, विशेषता, कंट्रीब्यूटर, शास्त्रीय प्राचीनता, क्लासिकल एंटिक्विटी। ओविड की मेटामॉर्फोसिस, पायरेम्स और थिस्बे। वर्जित प्रेम, पारिवारिक झगड़ा, दुखद गलतफहमी, दोहरी आत्महत्या। 13वीं शताब्दी, दांते का पर्गेटोरियो, मोंटेकी और कैपिलिटी, झगड़ने वाले परिवारों का उल्लेख। 20वीं शताब्दी, मासुचियो सालेर्निटानो का इल नोवेलिनो, मारियोटो और जानोजा, कहानी का पहला पूर्ण इतालवी संस्करण। प्रारंभिक 6वीं शताब्दी, अर्ली 6th century, लुइगी दा पोर्टो का नोवेला नोवामेंटे रिट्रोवाटा, जूलियट ई रोमियो। नामों को लोकप्रिय बनाया, गुप्त विवाह, नर्स, फ्रायर की औषधि जैसे विवरण जोड़े। मध्य 6वीं शताब्दी, माटेओ बैंडेलो का नोवेले, एक प्रभावशाली इतालवी संस्करण जिसने कहानी को लोकप्रिय बनाया। मध्य 6वीं शताब्दी, पियरे बोइस्टुआ का हिस्टोरियस ट्रेजिकस, नाटकीय विवरण जोड़े। प्रेमियों की मृत्यु के तरीके को बदला, रोमियो जूलियट से पहले मरता है। मध्य 6th century, आर्थर ब्रुक का द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, कहानी का पहला अंग्रेजी संस्करण,
शेक्सपियर के लिए सीधा और प्रमुख स्रोत। मध्य से 16वीं शताब्दी, विलियम पेंटर का द पैलेस ऑफ प्लेजर कहानी का गद्य संस्करण। यह तालिका कहानी के ऐतिहासिक विकास का एक स्पष्ट, कालानुक्रमिक और आसानी से समझने योग्य अवलोकन प्रदान करती है। यह दर्शकों को कहानी के पारिवारिक वृक्ष को जल्दी से समझने में मदद करती है, प्रमुख मील के पत्थर और कथानक तत्वों के वृद्धिशील विकास की पहचान करती है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि शेक्सपियर ने एक समृद्ध परंपरा पर निर्माण किया, न कि कहानी को खरोंच से बनाया। शेक्सपियर का जादू। एक कालजयी नाटक का जन्म। विलियम शेक्सपियर ने एक मौजूदा कथा को एक कालजयी नाटक में बदल दिया, जिसे रोमियो और जूलियट के नाम से जाना जाता है। इस परिवर्तन में उनकी रचनात्मक प्रतिभा और नाटकीय कौशल का सार निहित है। नाटक की रचना और प्रारंभिक प्रकाशन माना जाता है कि रोमियो और जूलियट 1596 के बीच लिखा गया था। इसकी काव्यात्मक शैली लव्स लेबर्स लॉस्ट, रिचर्ड डू, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और द मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसे अन्य नाटकों से मिलती जुलती है, जो सभी 1520 के दशक के मध्य में लिखे गए थे। नाटक का पहला तथाकथित पायरेटेड संस्करण फन ऑफ 97 में प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद फन 99 में एक अधिकृत और लंबा क्वार्टो संस्करण आया। ब्रुक की कविता से शेक्सपियर का परिवर्तन। शेक्सपियर ने आर्थर ब्रुक की कविता से बहुत कुछ उधार लिया, लेकिन उन्होंने इसे एक असाधारण परिवर्तन और आविष्कार के माध्यम से एक सम्मोहक नाटक में बदल दिया। समय का संपीड़न। ब्रुक की कविता में कहानी कई महीनों या 9 महीने में घटित होती है, जबकि शेक्सपियर ने इसे मात्र 4 से 5 दिनों, रविवार से गुरुवार सुबह में संपीड़ित कर दिया। यह समय का संपीड़न प्रेमियों के रिश्ते में तीव्रता और तात्कालिकता जोड़ता है और घटनाओं के पूरे क्रम पर अतिरिक्त दबाव डालता है। यह तीव्र गति केवल उत्तेजना के लिए नहीं है, यह नाटक के विषयगत मूल के लिए केंद्रीय है। समय को संपीड़ित करके शेक्सपियर अपने प्रेम के हिंसक सुखों को तीव्र करता है, जिससे उनके निर्णय अधिक आवेगी और कम विचारशील लगते हैं। यह संपीड़न सीधे दुखद परिणाम में योगदान देता है। यह दर्शाता है कि प्रेमियों की युवावस्था और उनके रिश्ते की त्वरित प्रकृति सामाजिक दबावों से प्रेरित होकर बाहरी पारिवारिक झगड़े के समान ही त्रासदी और हिंसा का कारण है। यह एक लंबी प्रेम कहानी से एक उन्मत्त, लगभग नियति की ओर विनाश की दौड़ में ध्यान केंद्रित करता है। कथानक का पुनर्गठन। शेक्सपियर ने कहानी की शुरुआत को पूरी तरह से फिर से लिखा और पुनर्गठित किया, ताकि 2 परिवारों के बीच के संघर्ष को सामने लाया जा सके। नाटक की शुरुआत एक झगड़े से होती है, जो ब्रुक की कविता में नहीं था। पात्रों का विकास। शेक्सपियर ने कई सहायक पात्रों का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया, जिससे उन्हें अधिक गहराई मिली। मर्कुटियो शेक्सपियर द्वारा लगभग पूरी तरह से बनाया गया। ब्रुक की कविता में वह केवल एक मामूली अतिथि है। शेक्सपियर ने उसके प्रसिद्ध क्वीन मैब भाषण, रोमियो को चिढ़ाने, नर्स के साथ उसकी अश्लील बातचीत और रोमियो की बाना के नीचे उसकी मृत्यु का आविष्कार किया। वह रोमियो का करीबी दोस्त और प्रिंस एस्केल्स का रिश्तेदार है। ओपेरिस नाटक में अधिक विकसित चरित्र। उसे पहले अधिनियम में जल्दी पेश किया जाता है, फिर कैपलेट के भोज में एक मूक अतिथि के रूप में देखा जाता है और टाइबाल्ट की मृत्यु के बाद फिर से प्रवेश करता है। जूलियट की उसके साथ बर्फीली बातचीत और मकबरे में रोमियो के हाथों उसकी मृत्यु शेक्सपियर की रचनाएं हैं। वह एक रईस है जो जूलियट से शादी करना चाहता है। ओ नर्स। जूलियट की नर्स, जो उसे बचपन से जानती है, एक विश्वसनीय मित्र और संदेशवाहक है। शेक्सपियर उसे अधिक गहराई देते हैं, जिसमें उसकी अश्लील हास्य भी शामिल है। ओ फ्रायर लॉरेंस, एक फ्रांसिस्कन भिक्षु, रोमियो का विश्वसनीय मित्र और विश्वास पात्र। वह रोमियो और जूलियट का गुप्त रूप से विवाह कराता है, ये उम्मीद करते हुए कि इससे दोनों झगड़ने वाले परिवारों के बीच शांति आएगी। वह रोमियो की जल्दबाजी पर सवाल उठाता है। रोमियो एक युवा, भावुक और आवेगी चरित्र। वह रोजालिन के प्रति अपने प्रेम से निराश होकर शुरू होता है, लेकिन जूलियट से मिलते ही तुरंत प्यार में पड़ जाता है। वह नाटक के दौरान सोनेट में अधिक निपुण हो जाता है। और जूलियट जूलियट ब्रुक की कविता में 7 साल की तुलना में शेक्सपियर उसे 10 साल की उम्र में 14 साल की होने वाली दिखाते हैं। वह प्रेम की अपनी धारणा में परिपक्वता और यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है।
वह जिद्दी, दृढ़ निश्चयी और साहसी है। अपने माता पिता की इच्छाओं के खिलाफ जाती है और नर्स को भी चुनौती देती है। शेक्सपियर द्वारा इन सहायक पात्रों को विकसित करके त्रासदी का दायरा केवल रोमियो और जूलियट से आगे बढ़ता है। मर्कुटियो की बुद्धि और असामयिक मृत्यु झगड़े को बढ़ाती है, जिससे रोमियो का निर्वासन सीधे शुरू होता है। पेरिस जूलियट के जीवन पर सामाजिक अपेक्षाओं और पितृसत्तात्मक नियंत्रण का प्रतीक है, जिससे उसकी हताशा बढ़ जाती है। नर्स और फ्रायर, हालांकि अच्छी तरह से इरादे वाले हैं, प्रेमियों के रहस्य में शामिल हो जाते हैं और दुखद गलतफहमी में योगदान करते हैं। चरित्र एजेंसी और बातचीत की यह परत दर्शाती है कि त्रासदी केवल नियति या प्रेमियों के दुर्भाग्यशाली स्वभाव के कारण नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत व्यक्तित्वों, त्रुटिपूर्ण निर्णय और वेरोना की कठोर सामाजिक संरचनाओं की एक जटिल परस्पर क्रिया भी है। ये नाटक को एक प्रतिबंधात्मक समाज के भीतर मानवीय एजेंसी पर एक अधिक गहन टिप्पणी बनाता है। काव्यात्मक प्रतिभा और नाटकीय कौशल शेक्सपियर अपने भावुक प्रेम के मार्मिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने काव्यात्मक नाटकीय संरचना का उपयोग किया, जिसमें तनाव बढ़ाने के लिए कॉमेडी और त्रासदी के बीच स्विच करना, मामूली पात्रों का विस्तार करना और कहानी को अलंकृत करने के लिए कई उपकथानक शामिल है। नाटक की काव्यात्मक नींव शुरुआत में ही स्पष्ट है, जहां एक सोनेट रूप में प्रस्तावना मंच तैयार करती है। रोमियो और जूलियट की पहली मुलाकात भी एक सोनेट के रूप में है। शेक्सपियर ने लचीली ब्लैंक वर्स, अतुकांत छंद का उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न पात्रों को अलग अलग काव्यात्मक रूप दिए, कभी कभी चरित्र के विकास के साथ रूप बदलते हुए। नाटक में अधिकांश बिंब प्रकाश और अंधेरे से जुड़े हैं, जैसे रोमियो द्वारा जूलियट की तुलना सूर्य से करना। श्रवण बिंब अक्सर संगीत और पक्षियों का संदर्भ देते हैं, और मर्कुटियो के क्वीन मैब भाषण में कई दृश्य बिंब हैं। जूलियट गुलाब को किसी और नाम से भी उतनी ही मीठी गंध आएगी कहकर रूपक का उपयोग करती है, और रोमियो प्रेम की तुलना हल्के पंखों से करता है। जूलियट की उपमा मेरी उदारता समुद्र जितनी असीम है, मेरा प्रेम उतना ही गहरा है, उसके सच्चे प्रेम के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शेक्सपियर के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव। नाटक के कुछ विवरण शेक्सपियर के व्यक्तिगत जीवन में गहरे नुकसान से जुड़े हो सकते हैं। यदि नाटक 596 की गर्मियों में लिखा गया था, तो शेक्सपियर की बेटी सुजाना 23 साल की रही होगी, जो जूलियट की उम्र के समान है। इसके अलावा उनके छोटे बेटे हेमनेट की 12 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई होगी। जूलियट की नर्स बताती है कि उसने जूलियट को उम्र साल पहले एक भूकंप के दिन दूध छुड़ाया था। 585 में मोटिंगम, केंटे में एक बड़ा भूकंप आया था, जो हेमनेट और उसकी जुड़वा बहन जूडिथ के जन्म का वर्ष भी था। जूलियट की उम्र, एक मृत बच्चे की पारिवारिक नाम के साथ उपस्थिति और 11 साल पहले एक पारिवारिक घटना से जुड़े भूकंप की स्मृति, ये सभी शेक्सपियर के परिवार में नुकसान से अत्यधिक प्रभावित हो सकते थे। ये विशिष्ट विवरण बताते हैं कि नाटक केवल एक मौजूदा कहानी का अनुकूलन नहीं था, बल्कि नुकसान और भेद्यता का एक गहरा व्यक्तिगत अन्वेषण था। इस व्यक्तिगत संबंध ने संभवतः नाटक को अपनी तीव्र भावनात्मक यथार्थवाद और मार्मिकता से भर दिया, जैसे युवा प्रेम, अचानक मृत्यु और माता पिता के दुख के विषय दर्शकों के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली और प्रामाणिक बन गए। एलिजाबेथन युग का दर्पण, नाटक का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। विलियम शेक्सपियर का रोमियो और जूलियट 16वीं शताब्दी के अंत में रानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। यह समय इंग्लैंड में सांस्कृतिक उत्कर्ष और स्थिरता के लिए जाना जाता था, जिसमें कला, विशेष रूप से नाटक, दर्श, कविता और संगीत का उदय हुआ। रानी स्वयं कला की संरक्षक थी और रंगमंच में उनकी रुचि ने लंदन को नाटकीय प्रदर्शन के केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की। सामाजिक पदानुक्रम और परिवार का सम्मान। एलिजाबेथन समाज एक सख्त पदानुक्रमित समाज था, जिसमें एक स्पष्ट सामाजिक संरचना थी। कुलीनता और भद्रजनों के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी, जबकि आम लोगों के अधिकार सीमित थे। रोमियो और जूलियट मोंटेग्यू और कैपुलेट जैसे कुलीन परिवारों से हैं, जो सामाजिक और पारिवारिक दबाव पैदा करते हैं, जो उनकी दुखद प्रेम कहानी को प्रभावित करते हैं। परिवार के प्रति वफादारी और सम्मान इस युग में सर्वोपरि थे। परिवारों से अपने सम्मान को बनाए रखने की उम्मीद की जाती थी, और परिवारों के बीच संघर्ष आम थे।
मोंटेग्यू और कैपुलेट के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी नाटक की दुखद घटनाओं के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती है। ये उजागर करती है कि पारिवारिक वफादारी कैसे संघर्ष और हिंसा को जन्म दे सकती है। टाइबाल्ट जैसे पात्र इस अवधारणा का प्रतीक है, क्योंकि वह हिंसा के माध्यम से परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश करता है, अंततः त्रासदी में योगदान देता है। महिलाओं की भूमिका और विवाह की प्रथाएं एलिजाबेथन समाज काफी हद तक पितृसत्तात्मक था, जिसमें महिलाओं से अपने पिता और पतियों के प्रति आज्ञाकारी होने की उम्मीद की जाती थी। महिलाओं की बहुत कम स्वायत्तता थी। विवाह अक्सर प्रेम के बजाय पारिवारिक गठबंधनों, प्रतिष्ठा या धन को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्थित किए जाते थे। महिलाओं से विवाह में दहेज लाने की उम्मीद की जाती थी, जो उनकी विवाह का हिस्सा होता था। विवाह की कानूनी उम्र लड़कों के लिए पोषण और लड़कियों के लिए डॉव थी, हालांकि देशी सहमति की वास्तविक उम्र थी और आमतौर पर पुरुष इस उम्र तक शादी नहीं करते थे। 55 साल की उम्र तक अविवाहित महिलाओं को सामाजिक रूप से अस्वीकार्य माना जाता था। एलिजाबेथन सामाजिक संरचना विशेष रूप से पारिवारिक सम्मान के प्रति कठोर पालन और व्यवस्थित विवाह की प्रथा केवल एक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि त्रासदी का एक सीधा कारण एजेंट है। ये रोमियो और जूलियट के मिलन को गहराई से निहित सामाजिक अपेक्षाओं के खिलाफ विद्रोह का एक कार्य बनाकर वर्जित प्रेम परिदृश्य बनाता है। जूलियट का अपने परिवार की अपेक्षाओं के खिलाफ संघर्ष और अपना भाग्य चुनने की उसकी इच्छा उस समय महिलाओं की सीमित एजेंसी को दर्शाती है। रोमियो के साथ उसका रिश्ता सामाजिक मानदंडों से एक विचलन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वे अपने परिवारों के विरोध के बावजूद सच्चा प्यार चाहते हैं, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। यह नाटक इस प्रकार रिश्तों को नियंत्रित करने वाले सामाजिक मानदंडों की एक शक्तिशाली आलोचना बन जाता है। यह दर्शाता है कि सामूहिक गर्व और परंपरा कैसे व्यक्तिगत इच्छा को कुचल सकती है और विनाशकारी परिणामों को जन्म दे सकती है, जो परंपरा और व्यक्तिगत इच्छा के बीच तनाव को उजागर करता है। भाग्य और नियति की अवधारणा नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें प्रस्तावना रोमियो और जूलियट को स्टार क्रॉस्ड लवर्स के रूप में संदर्भित करती है। यह धारणा उस समय की ज्योतिष और मानव भाग्य पर सितारों के प्रभाव में एलिजाबेथन विश्वास के साथ संरेखित होती है। पात्र अक्सर मानते हैं कि उनका जीवन पूर्व निर्धारित है और वे अपने दुखद परिणामों को बदलने में शक्तिहीन है। रोमियो, मैं भाग्य का मूर्ख हूं, और जूलियट, ओ फॉर्च्यून, सभी पुरुष तुम्हें चंचल कहते हैं, जैसे वाक्य बोलकर नियति की शक्ति को स्वीकार करते हैं। जबकि स्टार क्रॉस्ड विषय अपरिहार्य त्रासदी की अपेक्षा निर्धारित करता है, शेक्सपियर इसे सूक्ष्मता से जटिल बनाते हैं। नाटक स्वतंत्र इच्छा और मानव जीवन में नियति की भूमिका के बारे में प्रश्न उठाता है। पात्रों को आवेगी निर्णय लेते हुए रोमियो का रोजालिन से त्वरित बदलाव, जल्दबाजी में विवाह, टाइबाल्ट को मारना, जूलियट की हताश योजना और संचार की विफलताओं और सामाजिक कठोरता को उजागर करके नाटक सूक्ष्म रूप से दोष को शुद्ध नियति से व्यक्तिगत एजेंसी, मानवीय दोषों और सामाजिक विफलताओं की एक जटिल परस्पर क्रिया में स्थानांतरित करता है। नियति का विषय इसलिए एक नाटकीय उपकरण बन जाता है जो दुखद विडंबना को बढ़ाता है, दर्शकों को यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि व्यक्ति नियति के खिलाफ वास्तव में कितने शक्तिहीन है, बनाम एक प्रतिबंधात्मक दुनिया में उनके अपने कार्यों के परिणाम क्या है। तत्कालीन रंगमंच का परिदृश्य रोमियो और जूलियट संभवतः ग्लोब थिएटर में प्रदर्शित किया गया था, जो नाइस में खुला था और एलिजाबेथन नाटक का केंद्र था। शेक्सपियर के समय में सभी भूमिकाएं पुरुष अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती थीं, जिनमें महिला पात्र भी शामिल थे। शुरुआती एलिजाबेथन प्रस्तुतियों में दिन के उजाले में प्रदर्शन किया जाता था, लड़के महिलाओं की भूमिका निभाते थे और कलाकार दर्शकों के साथ सीधे संवाद का बहुत उपयोग करते थे। यह बाद के पुनर्स्थापन रूपांतरणों में एक सुखद अंत, गैरिक के जोड़े गए मकबरे के दृश्य, मंच की तस्वीर पर विक्टोरियन जोड़ और अंततः अभिनेत्रियों द्वारा रोमियो जैसी भूमिकाएं निभाने के विपरीत है। प्रदर्शन में यह ऐतिहासिक प्रगति केवल मंचन के बारे में नहीं है, यह दिखाता है कि नाटक को विभिन्न युगों की विकसित रुचियों और संवेदनशीलता और सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप लगातार कैसे फिर से आकार दिया गया। अमर विरासत, रोमियो
और जूलियट का स्थायी प्रभाव। रोमियो और जूलियट की कहानी ने सदियों से अपनी अपील बनाए रखी है, जो इसकी निरंतर लोकप्रियता और विभिन्न माध्यमों में इसके अनगिनत रूपांतरणों से परिलक्षित होती है। स्टार क्रॉस्ड लवर्स की अवधारणा और नाटक की निरंतर लोकप्रियता ये शेक्सपियर के सबसे लगातार लोकप्रिय नाटकों में से एक है। युवा नायक और नायिका की अपील इतनी अधिक है कि वे लोकप्रिय कल्पना में स्टार क्रॉस्ड लवर्स का प्रतिनिधि प्रकार बन गए हैं। शेक्सपियर प्रासंगिक बने हुए हैं क्योंकि उनके नाटक ऐसे लोगों और स्थितियों को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हम आज भी पहचानते हैं। उनके पात्रों में एक भावनात्मक वास्तविकता है जो समय से परे है। साहित्य, नाटक और कला पर प्रभाव रोमियो और जूलियट को पश्चिमी साहित्य में रोमांटिक प्रेम का सबसे प्रेरक उत्सव माना जाता है। इसने साहित्य और नाटक में रोमांटिक त्रासदी शैली के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसने अनगिनत कार्यों के लिए एक टेम्पलेट स्थापित किया है जिन्हें अनुकरण और उलट दिया गया है, जैसे रोमियो एंड जूलियट इन हार्लेम और वार्म बॉडीज। इसने विभिन्न मीडिया, किताबें, फिल्में, टीवी शो में रोमांटिक कथाओं के लिए अपेक्षाओं को आकार दिया है। यह साहित्यिक विश्लेषण और अकादमिक अध्ययन के लिए एक समृद्ध स्रोत सामग्री प्रदान करता है। नाटक के प्रमुख वाक्यांश आम बोलचाल में शामिल हो गए हैं, जैसे स्टार क्रॉस्ड लवर्स और ए प्लेग बोथ योर हाउसेस। प्रतिष्ठित बालकनी दृश्य ने रोमांटिक कथाओं की सांस्कृतिक अपेक्षाओं को आकार दिया है। दुखद अंत प्रेम और रिश्तों पर चर्चा में एक प्रतिवाद के रूप में कार्य करता है। विश्व भर में रूपांतरण, फिल्में, बैले, ओपेरा, संगीत और आधुनिक पुनर्कल्पनाएं। रोमियो और जूलियट को मंच, फिल्म, संगीत और ओपेरा सहित कई बार रूपांतरित किया गया है। फिल्म 1908 में पहली मूक लघु फिल्म और 1936 में पहली प्रमुख फिल्म रूपांतरण हुई। बाज लुहरमैन की रोमियो जूलियट, आधुनिक वेरोना, पिस्तौल के साथ और स्टीवन स्पीलबर्ग की वेस्ट साइड स्टोरी जैसे आधुनिक रूपांतरणों ने कहानी को नए संदर्भ दिए हैं। संगीत, ओपेरा, बैले, वेस्ट साइड स्टोरी, तीन ब्रॉडवे संगीत, नीली फिल्म ने जगरने वाले परिवारों को न्यूयॉर्क शहर में प्रतिद्वंद्वी गिरोहों में बदल दिया। सर्गेई प्रोकोफ का बैले 1965 भी एक प्रसिद्ध रूपांतरण है। टेलर स्विफ्ट और इंडिगो गर्ल्स जैसे संगीतकारों ने प्रेमियों का संदर्भ देने वाले गाने रिकॉर्ड किए हैं। अन्य जापानी एनीमे रोमियो एक्स जूलियट और स्टेफनी मेयर का उपन्यास ट्वाइलाइट न्यू मून भी इस कहानी पर आधारित होने का दावा करता है। द रिड्यूस्ड शेक्सपियर कंपनी और द सेकंड सिटी नेटवर्क की सेसी के फ्रेंड रोमियो एंड जूलियट जैसी कॉमेडी में भी इसका संदर्भ दिया गया है। बॉलीवुड की रामलीला एक और उल्लेखनीय क्रॉस सांस्कृतिक रूपांतरण है। कुछ रूपांतरण पारंपरिक व्याख्याओं को चुनौती देते हैं, पात्रों की पृष्ठभूमि बदलते हैं, प्रेरणाओं को अद्यतन करते हैं, अंत बदलते हैं, सहायक पात्रों को प्रमुखता देते हैं, वैकल्पिक दृष्टिकोणों का पता लगाते हैं, नए पात्र या उपकथानक जोड़ते हैं। कहानी की विविध मीडिया और सांस्कृतिक संदर्भों में निरंतर पुनर्व्याख्या इसकी अंतर्निहित लचीलेपन और सार्वभौमिक संरचनात्मक शक्ति को उजागर करती है, जिसे ये समकालीन सामाजिक मुद्दों की पड़ताल के लिए एक कालातीत ढांचा प्रदान करती है। इस प्रकार इसकी शाश्वत प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है। यह कहानी की गहरी लचीलापन को दर्शाता है, जिसे यह समकालीन मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता रखती है, जबकि इसके मूल भावनात्मक प्रभाव को बनाए रखती है। समकालीन प्रासंगिकता रोमियो और जूलियट के विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने एलिजाबेथन युग में थे। पारिवारिक संघर्ष, पीढ़ीगत विभाजन और सामाजिक दबाव के विषय आज भी प्रासंगिक है। भावुक प्रेम का विषय सोशल मीडिया और ऑनलाइन डेटिंग के युग में गूंजता है। ये रिश्तों में आवेगी निर्णय लेने और तीव्र भावनाओं के परिणामों की पड़ताल करता है। ये व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच संघर्षों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये युवा विद्रोह, व्यवस्थित विवाह, LGBTQ+ अधिकारों, अंतरजातीय संबंधों, मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या की रोकथाम, संघर्ष समाधान और जनजातीयवाद जैसे आधुनिक संदर्भों पर लागू होता है। ये परंपरा और व्यक्तिगत इच्छा के बीच तनाव की पड़ताल करता है।
आधुनिक रूपांतरणों में केवल स्टार क्रॉस्ड लव से हटकर मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या की रोकथाम और LGBTQ+ अधिकारों जैसे विषयों की पड़ताल पर ध्यान केंद्रित करना नाटक के दुखद परिणामों के साथ एक गहरी जुड़ाव और समकालीन सामाजिक प्रवचन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। यह रोमांटिक आदर्शवाद से परे जटिल मानवीय कमजोरियों को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ता है। यह दर्शाता है कि कैसे बदलते सामाजिक सरोकार और नाटक की अंतर्निहित संदिग्ध सूक्ष्म समझ इसके रूपांतरणों के माध्यम से व्यक्त होती है। निष्कर्ष: एक शाश्वत गाथा रोमियो और जूलियट की कहानी एक लंबी और समृद्ध वंशावली रखती है, जो ओविड के शास्त्रीय मिथकों से लेकर मध्ययुगीन इतालवी कथाओं और एलिजाबेथन अंग्रेजी कविताओं तक फैली हुई है। शेक्सपियर ने सदियों पुरानी कथा को अपनी अद्वितीय नाटकीय प्रतिभा, समय के संपीड़न, पात्रों के विकास और काव्यात्मक भाषा के माध्यम से एक कालजी नाटक में बदल दिया। नाटक एलिजाबेथन समाज का एक दर्पण है, जो पारिवारिक सम्मान, व्यवस्थित विवाह और नियति में विश्वास जैसे विषयों को दर्शाता है, जो त्रासदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कहानी सदियों से चली आ रही है और अमेरिकी पॉप संस्कृति में व्याप्त है। शेक्सपियर के पात्रों में एक भावनात्मक वास्तविकता है जो समय से परे है, जिससे वे आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। नाटक व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच संघर्षों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह परिवारों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों के महत्व पर जोर देता है। प्रेम को एक हिंसक, परमानंद, अतिशक्तिशाली शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जो अन्य सभी मूल्यों, वफादारी और भावनाओं को पार कर जाती है। नाटक महत्वपूर्ण बना हुआ है क्योंकि यह पहचानने योग्य लोगों और स्थितियों को प्रस्तुत करता है। रोमियो और जूलियट की अंतिम विरासत इसका विरोधाभासी संदेश है। जबकि यह प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का जश्न मनाता है, यह साथ ही साथ अनियंत्रित घृणा, सामाजिक कठोरता और गलतफहमी के विनाशकारी परिणामों के बारे में एक चेतावनीपूर्ण कहानी के रूप में कार्य करता है, जिससे इसके विषय सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रासंगिक बने रहते हैं। यह नाटक मानवीय स्थिति पर एक कालातीत टिप्पणी है। प्रेम और घृणा दोनों की गहरी क्षमता, व्यक्तिगत इच्छा और सामाजिक बाधा के बीच संघर्ष और दुखद परिणामों को रोकने के लिए संचार और सहानुभूति का महत्वपूर्ण महत्व